हेलो दोस्तों, मैं उरुल ठाकुर और आप सबका स्वागत है गुरुकुल क्लासेस सागर में। तो सबसे पहले आप गुरुकुल क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको हमारे नए जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। तो पहले तो आप जो लाल बटन में ऐसा सब्सक्राइब का बटन लगा हुआ होगा उसको क्लिक कीजिए, तो इससे हमारे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद बेल आइकन एक ऐसे बेल का बटन दिया होगा, तो उसको उसकी घंटी बजा देना, यानी तो घंटी बजने से क्या, जो भी वीडियो डालेंगे आपको तुरंत ही मिल जाएंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं कि आकाशगंगा और इस टाइप के क्वेश्चन जो भी हैं कि आकाशगंगा और आकाशगंगा के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो हम सब डिस्कस करेंगे अच्छे से। और उसकी इमेज जो रहती है 3D इमेज से हम बाकायदा किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो वो भी देखते जाएंगे। तो 3D इमेज से अब हम पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आकाशगंगा होती क्या है, तो वो आप इमेज में देखो। सबसे पहले देखिए, ये कहलाती है आकाशगंगा। वो छोटे छोटे जो जलते हुए आपको क्षेत्र दिख रहे हैं, जैसे कि ये दिख रहा है आपको एक बिंदी आकार का, और कई और छोटे छोटे जो इतनी आसपास दिख रहे हैं, तो ये क्या है, छोटे छोटे तारे हैं। और तारे नहीं, इनको हम क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार से सौरमंडल पूरा, जैसे हमारा सौरमंडल है एक तारा है उसमें और 8 ग्रह हैं, तो वैसे ये छोटे छोटे पार्ट दिख रहे हैं जो, तो ये हम उनको क्या बोलते हैं, एक प्रकार से पूरा सौरमंडल देख सकते हैं। यहीं पे हमारा कहीं सौरमंडल भी होगा जो एक छोटे बिंदु आकार में होगा, और इतनी बड़ी क्या है, हमारी आकाशगंगा है। तो आकाशगंगा एक्चुअल में होता क्या है, आकाशगंगा होती है अनगिनत तारों का समूह। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि अनगिनत तारों का समूह क्या कहलाती है, आकाशगंगा। तो हमारा जो सौरमंडल है वो भी किसी आकाशगंगा में होगा, तो हमारे सौरमंडल जिस आकाशगंगा में है, जिस आकाशगंगा का पार्ट है, उसका नाम है मंदाकिनी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी गैलेक्सी या हमारी आकाशगंगा को इंग्लिश में गैलेक्सी बोलते हैं, तो हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मंदाकिनी। कहीं कहीं बुकों में उसका नाम आपको मिलेगा मिल्की वे। तो पहले तो आप आकाशगंगा या उसकी डेफिनेशन लिख लीजिए गैलेक्सी की। तो आकाशगंगा, क्योंकि ये मेंस में तो उतना क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन प्री में और जो अदर एग्जाम होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप की। तो हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे पहले यही पढ़ना चाहिए, और अच्छी चीज़ भी है, समझने आना चाहिए आपको, क्योंकि आप किसी न किसी गैलेक्सी में रह रहे हैं और ब्रह्मांड के बारे में आपको पता नहीं है तो बहुत छोटी बात है, क्योंकि ब्रह्मांड के बारे में पता होना चाहिए जहाँ पे हम रह रहे हैं। तो अनगिनत तारों का समूह क्या कहलाती है, गैलेक्सी, ठीक। डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, अनगिनत तारों के समूह को हम गैलेक्सी कहते हैं। और हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, आप बताइए, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मंदाकिनी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमारी गैलेक्सी का नाम है मंदाकिनी। और एक नाम और आता है मंदाकिनी के अलावा, मिल्की वे। मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला। कहीं पे आपको हिंदी में लिखा मिलेगा दुग्ध मेखला, वही इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे, ठीक है। तो मंदाकिनी और मिल्की वे में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि हमारी गैलेक्सी के दो नाम हो रहे हैं, एक तो मंदाकिनी हो रहा है और एक मिल्की वे हो रहा है। तो आप देखिए, आप समझिए इनमें अंतर थोड़ा सा क्या है। जो ये हमारी पूरी दिख रही है गैलेक्सी, इतना यहाँ से बॉर्डर लेके चले हैं यहाँ तक, तो इसको हम पूरे को क्या बोलते हैं, मंदाकिनी बोलते हैं। इस पूरी गैलेक्सी को क्या बोलते हैं, इसके संपूर्ण पार्ट को बोलते हैं मंदाकिनी। लेकिन जो छोटा रात में एक दूरिया पट्टी दिखती है, रात में अगर हम देखें तो हमारी मंदाकिनी के एक छोटे से पार्ट में क्या दिखती है, तारों की दूरिया पट्टी। यानी इतना पार्ट ले लो आप, तो इतने में क्या दिखेगी, दूरिया पट्टी दिखेगी। उसको हम क्या बोलते हैं, दुग्ध मेखला या मिल्की वे। तो इसको दुग्ध मेखला कहते हैं, ठीक है। अब हमारी गैलेक्सी कुछ पार्ट में बटी रहती है, जैसे न्यूक्लियस रहता है, इसके पास में 3-4 भुजाएं रहती हैं। ये पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये कभी पूछे नहीं जाते। तो आप बस इतना याद कर लीजिए कि हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे या मंदाकिनी। और हमारी मंदाकिनी का ही पार्ट है मिल्की वे, छोटा पार्ट है। और किसी को भी ऐसा पता नहीं रहता, डायरेक्ट लोग जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, लेकिन मिल्की वे एक छोटा सा, सिर्फ हमारी गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो आप ये याद रखना, क्योंकि हमें यही चीज़ें रहती हैं जो दूसरे बच्चों से अलग रखती हैं, क्योंकि ये हर किसी को पता नहीं रहती, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़े और अलग टाइप के आते हैं, जैसे कि एक तो ये हो गया कि हमारी गैलेक्सी का नाम मंदाकिनी है, और हमारी मंदाकिनी के पास की सबसे पास की गैलेक्सी कौन सी है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो देख लीजिए, आप ये नोट्स बनाते जाना, आप लिखते जाना, ठीक है।
और नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना है। तो हम मान लें कि हम पहली चीज़ तो हमारी मंदाकिनी है, उसका शेप पूछा जाता है, शेप मतलब आकार। तो इसका आकार पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है सीधा कि इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार है स्पाइरल, स्पाइरल शेप में है, ठीक है, यानी सर्पलाकार, हिंदी में बोलते हैं इसको सर्पलाकार, ठीक है। अब कैसी सर्पलाकार, ये ऐसी राउंड शेप में रहती है, ठीक, इसको बोलते हैं स्पाइरल शेप। तो स्पाइरल शेप में हमारी क्या है, मंदाकिनी है। समझ में आया आपको, ठीक। अब पूछा जाता है कि हमारी मंदाकिनी के पास में सबसे पास की कौन सी गैलेक्सी है, तो वो गैलेक्सी है एंड्रोमेडा। नाम याद कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी इसमें एक अभी करंट में एक घटना घटी है, इस वजह से और इम्पोर्टेंट हो जाती है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप मान लीजिए जो एंड्रोमेडा है वो हमारी गैलेक्सी से बहुत बड़ी गैलेक्सी है, आकार में हमारी गैलेक्सी उसकी बिल्कुल छोटी है। यानी अगर एंड्रोमेडा इतनी बड़ी है तो हमारी गैलेक्सी कैसी है, स्पाइरल शेप में, तो हमारी गैलेक्सी सिर्फ इतनी सी है। ये तो हो गई हमारी एंड्रोमेडा, हमारी गैलेक्सी की सबसे पास की गैलेक्सी। उसके नीचे कौन सी है हमारी, ये है मंदाकिनी, मंदाकिनी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है अभी करंट में कि एक नासा ने खोज की है, नासा जो स्पेस रिसर्च सेंटर है, कहाँ का, अमेरिका का। तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी ने देखा है कि जो एंड्रोमेडा है और मंदाकिनी है, इन दोनों की टक्कर प्रारंभ हो गई है। यानी इन दोनों में क्या होती है, इनके आसपास क्या होती है, गैस फैली हुई होती है, जो हाइड्रोजन और कई गैसों के मिश्रण रहते हैं। तो जो गैस रहती है इसके पास में, वो कौन सी गैस कहलाती है, हेलो, उसको बोलते हैं हेलो। और हमारी आकाशगंगा के पास में भी गैस फैली हुई है। तो जो हेलो है, अभी तो वैसी टक्कर नहीं हुई है कि डायरेक्ट तारे ही टकराने लगे हैं, अभी टक्कर के मिलन हुआ है कि कौन सी, इसकी हेलो, यानी इसकी जो गैस है आसपास जो गैस फैली हुई है एंड्रोमेडा की, और जो मंदाकिनी के आसपास गैस फैली हुई है, इन दोनों का मिलन हो गया है। तो बाद में आप सोच सकते हैं कि अरबों साल बाद ये गैलेक्सी ऊपर जाएगी और ये गैलेक्सी नीचे आएगी, तो दोनों की क्या हो जाएगी, टक्कर। और टक्कर के बाद क्या होगा कि ये इन दोनों गैलेक्सी की टक्कर के बाद एक गैलेक्सी बनेगी जिसका नाम अलग रहेगा, और इसके ही अंदर हमारा सौरमंडल है, तो हमारा सौरमंडल भी नष्ट हो जाएगा और ये गैलेक्सी भी टूट जाएगी, बहुत बड़ा एक विस्फोट टाइप का होगा। तो मानव जाति यहाँ पे क्या हो जाएगी, समाप्त। तो एक बहुत बड़ी रिसर्च है, मानव जाति पर खतरा है। लेकिन इसके लिए क्या है, अरबों साल हैं, अरबों साल में मानव अपनी दूसरी गैलेक्सी भी देख सकता है और दूसरी गैलेक्सी पर जा सकता है, ठीक है। तो अरबों साल का समय है और अरबों साल में कुछ भी हो सकता है। तो ये आप देख लेना। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे सर, कि हमारी गैलेक्सी के पास की गैलेक्सी कौन सी है, तो हमारे पास की गैलेक्सी कौन सी है, एंड्रोमेडा। मैंने आपको इसलिए बता दी कहानी पूरी, क्योंकि आपको नाम अलग से याद रहेगा इसका, ठीक है। तो अब क्या है, ध्रुवमेखला और मंदाकिनी में आपको अंतर पता चल ही गया है, पास की गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, वो भी पता चल गया है। अब थोड़े क्वेश्चन अलग से पूछ जाते हैं, जैसे हमारी गैलेक्सी के सबसे चमकीले तारों का समूह कौन सा है। ये ऑब्जेक्टिव वगैरह आते हैं प्री वगैरह में और क्वेश्चन अलग से रहते हैं। तो सबसे चमकीले तारों का समूह कौन सा है, ओरियन नेबुला। अब बिल्कुल ओरियन नेबुला एक क्वेश्चन हो गया, इसको याद कर लेना, सबसे चमकीले तारों का समूह है, ठीक है, चमकीले, हमारी गैलेक्सी यानी मंदाकिनी के चमकीले सबसे ज़्यादा चमकीले तारे हैं इसके पास के तारों का समूह। अब एक क्वेश्चन में कुछ सारा सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि हमारे पृथ्वी के सबसे पास का स्टार या तारा कौन सा है, पृथ्वी के सबसे पास का स्टार यानी तारा, स्टार कौन सा है बताइए आप, ये है सन यानी सूर्य, सब तो बन जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि पृथ्वी के सूर्य के अलावा सबसे पास का तारा कौन सा, सूर्य के अलावा, यानी सूर्य को उसमें नहीं जोड़ा जाएगा, सूर्य के अलावा कौन सा है। दो क्वेश्चन बन सकते थे, सूर्य के अलावा कौन सा पास का तारा है, या सूर्य के सबसे पास का तारा कौन सा है। सूर्य तो एक खुद तारा है, लेकिन सूर्य के पास का तारा पूछा जाएगा तो उसका मतलब भी वही रहेगा कि पृथ्वी के पास सबसे पास का तारा कौन है सूर्य के अलावा, वही ये क्वेश्चन ये भी रहेगा कि सूर्य के पास का तारा कौन सा है।
जैसे कि मान लो आप, मैं आपको वैसे ही बता दे रहे हैं, समझ में नहीं आया तो, जैसे कि ये हमारा सूर्य है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, छोटी पृथ्वी बहुत छोटी है सूर्य से, ठीक। तो सूर्य है जो इसके, यानी पृथ्वी है, पृथ्वी के पास का तारा तो सूर्य है, ठीक। लेकिन उन्होंने पूछा है कि जो सूर्य के अलावा जो दूसरा तारा है वो कौन सा है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या रहेगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और सूर्य के पास का तारा भी यही हो जाएगा, क्योंकि हमारे सौरमंडल में सब एक ही तारा है, उसके अलावा कौन सा तारा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो एक क्वेश्चन आप याद रखना, 2 टाइप्स क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, इसको यहाँ से लिख लो आप, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, याद नाम रखना, ये अलग से थोड़ी डिफिकल्ट नाम है तो बार बार याद करना हो जाएंगे। और इसमें याद रख लेना, जैसे सचिन तेंदुलकर का भी सेंचुरी मारता था तो किसकी तरफ बल्ला उठाता था, तो वो सन की तरफ, तो हमारे सन नहीं, वो दूसरा सन है उसकी तरफ। तो सेंचुरी लगाने के बाद क्या उठाते हैं, हमारा बैट उठा के सलामी दे देते किसको, सेंचुरी को, नहीं प्रॉक्सिमा सेंचुरी को। अब एंड्रोमेडा हुई गई हमारी, तो उसके बाद क्या होता है कि हमें पढ़ना है अपने तारों का निर्माण, या तारे कैसे बनते हैं। ये तो न्यूट्रॉन स्टार है, इसके हम बाद में देख रहे हैं। तो तारों का निर्माण पढ़ना है हमारे लिए, तारे कैसे, तारों का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तारों का निर्माण, विकास, कुछ भी लिख लो या जन्म लिख लो। तो देखते होंगे आप कि जो हमारा सूर्य है वो अभी रोशनी दे रहा है हमारे लिए, लेकिन कुछ ये सूर्य कैसे बना, इस समाप्त होगा, ये रोशनी खत्म होगी कि नहीं होगी, एक कई क्वेश्चन रहते हैं। तो इन्हीं का हम इसमें डिस्कस करते हैं कि तारों का निर्माण, विकास और मृत्यु वगैरह कैसे होती है, ठीक है। इसमें जन्म और मृत्यु दोनों लिख लो आप, इसमें मृत्यु भी आ जाएगी। तो तारा देखिए, सबसे पहले क्या, तारा का निर्माण किससे होता है, नेबुला से। नेबुला क्या होती है हम बाद में अलग से भी डिस्कस करेंगे, अभी आप देख लो। नेबुला होता है गैसों का बादल, गैस का बादल होता है नेबुला, गैस का बादल, ठीक। इतना देख लो आप, बाद में हम अच्छे से देखेंगे नेबुला क्या होती है। तो नेबुला से क्या होता है, तारों का निर्माण होता है। नेबुला में क्या होता है, गैस होती है। तो आपको पता होगा ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो तारों के निर्माण में भी कौन सी गैस चाहिए पड़ती है हमारे लिए, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के जब बादल बनते हैं, तो बादल बनने के बाद हाइड्रोजन में क्या होता है कि बादल जब बनते हैं तो बादल घना होने लगता है। तो बादल घना होने के बाद क्या होता है, अंदर एक सॉलिड यानी कठोर एक न्यूक्लियस बन जाता है, सॉलिड या कठोर केंद्र का निर्माण होता है। सॉलिड या कठोर केंद्र का निर्माण होता है, लेकिन बाहर क्या रहता है, साइड में यहाँ पे गैस रहती है, ठीक। तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, यानी 173 डिग्री सेल्सियस, वो भी किस में, माइनस में। यानी बर्फ़ तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, उसकी -173 डिग्री सेल्सियस, यानी बहुत ठंडा रहता है। लेकिन अरबों साल बाद क्या होती है, हाइड्रोजन के परमाणुओं में क्या होता रहता है, टक्कर होती रहती है, इसका टेम्परेचर बढ़ता है और ये जो हाइड्रोजन के परमाणु इसकी सतह पर बैठ जाते हैं अच्छे से। तो वो क्या होता है, सॉलिड तारा बन जाता है, जो अभी हमारा क्या है, सूर्य। लेकिन जो तारा अभी यहाँ पे क्या बताया था मैंने, सॉलिड कठोर बनता है, जो केंद्र से, सिर्फ इसका सेंटर क्या रहता है, कठोर रहता है, बाकी इसके आसपास क्या रहती है, गैस रहती है। तो इस तारे को नाम दिया गया है, एक तो नाम दिया गया है इसका आदि तारा। आदि तारा मतलब स्टार्टिंग का तारा, ठीक, जो स्टार्टिंग में बना था। या आपको पता होगा अल्प विकसित बच्चा जो माँ के पेट में रहता है उसको हम बोलते हैं भ्रूण, या 3 या 4 महीने का बच्चा रहता है उसको भ्रूण बोलते हैं। तो भ्रूण तारा भी इसको बोला जाता है, क्योंकि ये अल्प विकसित तारा रहता है, क्योंकि इसका विकास पूर्ण तरीके से नहीं हो पाता, ठीक है। जब पूर्ण विकास हो जाता है तो वो कौन सा तारा बन जाता है, अभी हमारे जो सूर्य है, ठीक है। तो अभी इसमें थोड़ी और सी चीज़ें देख लो आप, क्योंकि जन्म और मृत्यु जो तारे की रहती है, आप ऐसा है कि इसमें जो मैं समझा दूंगा आपको, अगर समझ में आ जाएगा तो बुक में पढ़ने के बाद आपको आराम से आप नोट्स अच्छे से बना सकते हो। और आपको अगर नोट्स चाहिए हो तो मैंने भी अच्छे से नोट्स बनाए हैं, कई बुकों का और इंटरनेट और कई चीज़ों का सहारा लिया है नोट्स बनाने में, बहुत अच्छे नोट्स हैं। अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा वो, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारे जो हाइड्रोजन के परमाणु हाइड्रोजन के बादल से बना था, आपको पता है तारा किससे बना, हाइड्रोजन के बादल से। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जब मिलता है तो उससे क्या बनता है, एक हीलियम का परमाणु बनता है। इसी के द्वारा अगर हीलियम का परमाणु बन रहा है, इससे क्या होती है,
उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन मतलब बाहर जाती है ऊर्जा सूर्य के द्वारा, ठीक। और जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, इस क्रिया को, अभिक्रिया को बोलते हैं नाभिकीय संलयन। जुड़ने को बोलते हैं नाभिकीय संलयन और टूटने को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। तो तारों में कौन सी क्रिया होती है हमेशा, नाभिकीय संलयन की। नाभिकीय संलयन मतलब दो परमाणु जुड़कर एक परमाणु बनाते हैं, यानी दो एटम मिलते हैं और उससे क्या बनता है, एक एटम बन जाता है, ये कहलाती है नाभिकीय संलयन। तो जितने भी तारे हैं सब में नाभिकीय संलयन होती है। हमारा सूर्य है वो भी एक तारा है, तो उसमें भी कौन सी क्रिया हो रही है, नाभिकीय संलयन की। इतना याद रखना आप। इसको शायद इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन। एक होता है फिजन, एक होता है फ्यूजन। तो फिजन को शायद टूटना बोलते हैं, जबकि फ्यूजन को बोलते हैं जुड़ना, यानी संलयन, ठीक। तो आप ये याद रख लेना। और देखिए अब हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम बना रहे हैं, तो लेकिन हाइड्रोजन तो इसमें स्टार में क्या है, एक लिमिटेड मात्रा में, तो एक कभी ना कभी हाइड्रोजन तो खत्म हो ही जाएगी। तो जब हाइड्रोजन पूर्णतः खत्म हो जाती है केंद्र में, यानी कोर में उसके सूर्य के, तो वहाँ पे क्या रह जाता है, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे थे, हीलियम बन रहा था। अब हाइड्रोजन अगर खत्म हो गई तो अंदर क्या बचा, सिर्फ हीलियम में चेंज हो गई पूरी हाइड्रोजन, तो हीलियम बचा। तो ये वाला पोर्शन तो खत्म हो गया, अब हीलियम बची, तो हीलियम और हीलियम के परमाणु मिलकर क्या बनाएंगे, कार्बन बनाएंगे। अब जब पूरा हीलियम चेंज किस में हो जाएगा, कार्बन में, तो हीलियम भी गया कि नहीं, तो उसके अंदर क्या बचा, कार्बन। तो कार्बन और कार्बन का परमाणु मिलकर क्या बनाएंगे, ये Fe मतलब लोहा। तो लोहा, जब उसके केंद्र में सिर्फ लोहा बचता है तो तारे की जीवन क्या होती है, जीवन समाप्त हो जाता है, मतलब जीवन समाप्त होने की कगार पे आ जाता है। तो चेंज होके क्या, जब आयरन बचता है तो जो स्टार रहता है वो चेंज हो जाता है लाल दानों में। लाल दाना मतलब जैसे हमारा सूर्य अभी इतना आकार है, इतना शेप है सूर्य का, जब उसका पूरा मटेरियल यानी जो एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी तो ये लाल दाना में चेंज हो जाएगा, यानी रेड जाइंट। तो बहुत बड़ा हो जाता है तारा। जैसे हमारा तारा सूर्य है, जब इसकी पूरा फ्यूल खत्म हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन और हीलियम वगैरह चेंज हो जाएगी लोहे में, तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, लाल दाना में हो जाएगा। तो ये पृथ्वी और जितने भी ग्रह हैं सबको निगल जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरा सौरमंडल ही निगल जाएगा। तो हमारे सूर्य की भी एक लिमिट है, यानी एज है, और उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। तो ये पक्का है कि हमारे सौरमंडल को खा जाएगा। कौन, सूर्य किस में चेंज होगा, रेड जाइंट में। अब देखो इस पिक में देख लो आप, अगर अच्छे से देखना है तो आपको देखिए ऐसा हो जाएगा हमारा सूर्य, ये बढ़ता जाएगा। इसका एरिया जो इतना एरिया है, आपको ब्लैक पेन में दिखा रहे हैं, इतना एरिया है जो ये और एक्सटेंड होता जाएगा। और यहाँ पे जो ग्रह हैं, ये कौन सा ग्रह है हमारा, बृहस्पति मतलब जुपिटर। तो जुपिटर को अभी खाने वाला है, ये इमेज बताइए, आगे फ्यूचर की इमेज बना के पहले ही बता दी मैं। जुपिटर को खा जाएगा और आगे जो नेपच्यून यूरेनस वगैरह आते हैं सबको खा जाएगा। तो ये इतना बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो आप, यानी जब खत्म होने की कगार पे आएगा तो ये पूरे सौरमंडल को ही खा के जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा अपने आप। तो लाल दानव के बाद ही अगर उसका वेट कितना है, इस पे ही उसका आगे का पता चलता है कि उसका क्या होगा तारीख। जैसे कि हमें पता है कि हमारे, देखिए ये हमारी पृथ्वी समझ लो, जब लाल दानव तारा ये निर्माण होने लगेगा, लाल दानव का बढ़ता जाएगा, तो हमारी पृथ्वी में इस तरह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जितने जीव हैं, मानव हैं, पेड़ पौधे हैं, जलवल, सब क्या हो जाएगा, भाप में चेंज हो जाएंगे और पूरी पृथ्वी को इसमें निगल लेगा। तो पृथ्वी किसमें मिल जाएगी, पूरा सूरज में मिल जाएगी। तो पृथ्वी खत्म, समझ लो आप, मानव जाति खत्म। अगर मानव जाति ने दूसरी सौरमंडल या दूसरी जगह नहीं गए तो खत्म हो जाएगी मानव जाति। तो हमें क्या पढ़ना है कि लाल दानव के बाद तारे का क्या होता है। लाल दानव तो बन गया तारा, इसके बाद भी कुछ होगा, तो उसके बाद क्या होता है, ठीक है, आप देख रहे हैं, थोड़ा साफ कर लें। देखिए मैंने आपको दिखाया लाल दानव तारा ऐसा हो जाता है। उसके बाद तारे का क्या होता है, अगर उसका मास मतलब द्रव्यमान को जानते हो, इसका मतलब एक प्रकार से अब अगर सरल भाषा में जानना चाहें तो वजन, ठीक है। अब उसके क्या, अगर ये रेड जाइंट बन गया है, ऐसा ये रेड जाइंट बन गया, यानी पूरे निगल गया सौरमंडल वगैरह को सबको, मतलब ये कोई तारा है या स्टार है, इसको सन मत लो, हमारा सन नहीं है, कोई स्टार है। अगर इसका मास सूर्य के 1.4 ms से कम है, यानी मास ऑफ सन, ms का मतलब क्या होता है,
मास ऑफ सन, अगर इससे कम है, ठीक। और एक सिचुएशन क्या रहेगी, दो सिचुएशन रहेंगी, या तो इससे कम रहेगा मास या इससे ज़्यादा रहेगा। यानी सूर्य का मास अगर हम 1 माने तो 1.4 यानी सूर्य से 1.5 गुना लगभग, तो 1.5 गुने से कम है अगर तो, या 1.5 गुने से ज़्यादा है तो दो सिचुएशन बनेगी। अगर ज़्यादा है तो सिचुएशन क्या रहेगी और कम है तो क्या रहेगी। देखिए अगर कम है तो उसमें विस्फोट नहीं होगा, यानी वो फूटेगा नहीं, वो क्या होगा, पहले तो हो जाएगा सफ़ेद दाना, सफ़ेद दाना होगा, यानी वो स्टार क्या हो जाएगा, सफ़ेद कलर का हो जाएगा। और कुछ साल बाद उसकी पूरी जब हीट खत्म हो जाएगी, यानी ऊष्मा खत्म हो जाएगी, तो वो काला दाना, यानी इसको श्वेत दाना बोलते हैं और इसको काला दाना बोलते हैं, ठीक। और चेंज हो जाएगा काला दाना में, यानी वो एक कठोर पत्थर की तरह बना रहेगा, सफ़ेद, उसमें विस्फोट नहीं होगा। पहले तो सफ़ेद दाना में चेंज होगा, यानी अगर ये हम इसको मान लें रेड जाइंट है, रेड जाइंट मतलब लाल दाना होगा, तो लाल दाना तारा है, अगर इसका एमएस कितना 1.4 एमएस से कम है तो सफ़ेद दाना में चेंज होगा, सफ़ेद दाना के बाद काला दाना में चेंज हो जाएगा, यानी काला पड़ जाएगा वो तारा। लेकिन अगर ये बहुत ही बड़ी सिचुएशन है, अगर 1.4 एमएस से ज़्यादा मास, यानी उसका द्रव्यमान, इससे ज़्यादा द्रव्यमान है, यानी उसका एक प्रकार से वेट समझ लेते हैं, इससे ज़्यादा वेट है तो क्या होगा, वो उसमें क्या होगा, एक विस्फोट, विस्फोट मतलब विस्फोट होगा। तो उस विस्फोट को क्या बोला जाता है, उस विस्फोट को बोला जाता है सुपरनोवा। सुपरनोवा मतलब उसमें एक बहुत तेज विस्फोट होगा। विस्फोट के बाद क्या होगा, अगर उसका मास बहुत ही ज़्यादा है, यानी मास बहुत ज़्यादा है, जैसे कि पहले एक चीज़ तो ज़्यादा है, यानी ज़्यादा है थोड़ा 1.4 एमएस से, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, यानी लगभग 4 एमएस या उससे कुछ ज़्यादा हुआ, तो क्या होगा, अगर ज़्यादा है तो चेंज हो जाएगा वो न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार देखेंगे हम क्या होता है, या पल्सर में चेंज हो जाएगा, टूटने के बाद न्यूट्रॉन स्टार या पल्सर में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर उसका 1.4 एमएस से बहुत ज़्यादा मास है तो उसमें क्या होगा, एक विस्फोट होगा और उसमें किसका निर्माण होगा, ब्लैक होल। आपने सुना होगा ब्लैक होल, तो ब्लैक होल यहीं से बनते हैं। अगर उसका किसी तारे का द्रव्यमान यानी बहुत बड़ा स्टार है और उसमें विस्फोट हुआ तो उसके बाद उसमें क्या होगा, ब्लैक होल का निर्माण होगा। तो ब्लैक होल आपको पता होगा हर एक चीज़ निकल जाता है, यानी अगर आप वहाँ पे लाइट भी जलाओगे तो प्रकाश नहीं होगा, काला ही दिखेगा, क्योंकि वो लाइट को भी निकल जाता है। ब्लैक होल ऐसा होता है। ब्लैक होल के बारे में हम पढ़ रहे हैं थोड़ा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लैक होल क्या होते हैं, ठीक है। तो अब न्यूट्रॉन स्टार देखिए, एक मिनट आ जाए पहले, चलो आपको पहले दिखा रहे हैं, इमेज देख लो फिर उसके बाद बता रहे हैं, ठीक है। इमेज क्या है इसकी, फिर रेड जाइंट तो आपने देख लिया और गैलेक्सी देख ली। देखिए ये ब्लैक होल है। ब्लैक होल में क्या होता है, ब्लैक होल की एक तो जो ओरिजिनल इमेज है वो हमारे पास नहीं मिलती कभी भी, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रकाश भी नहीं जा पाता, तो हम इमेज भी नहीं ले पाते उसकी। तो क्या होता है, ब्लैक होल एक ऐसा एक प्रकार का गड्ढा रहता है, उसमें क्या ये तारे वगैरह जो हमारे इतने छोटा पार्ट है, यानी ये सौरमंडल के बराबर भी हो सकता है, यानी कि डायरेक्ट तारों के एक समूह को भी निकल सकता है डायरेक्ट, यानी कितना समझ नहीं सकते हैं आप इसकी आकर्षण शक्ति कितनी रहती होगी इसके पास, यानी जो भी आता है आसपास वो सबको निकल जाता है, यानी कोई भी स्टार आएगा या कोई भी ग्रह आएगा, पृथ्वी आएगी, सब इसके अंदर चले जाएंगी। और ये जो भी निकलता है पीछे, यानी इधर से तो निकलेगा, इस साइड से तो पूरा निकलेगा, लेकिन निकालेगा भी, अगर निकलेगा तो निकालेगा तो पीछे साइड से निकालता भी है, यानी उसको तोड़ तोड़ के पीछे साइड से जो इधर छेद है इसके उस साइड निकाल देता है पूरा। तो उसको क्या प्रकाश की गति समझ रहे हो, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, उस स्पीड से इसको बाहर भी निकालता है। तो ब्लैक होल के बारे में आप समझ गए होंगे। उसके बाद आपको पता करना है न्यूट्रॉन स्टार।
तो अभी डेफिनेशन अलग से लिखवा देंगे, आप थोड़े समझ लीजिए इसके डायग्राम से। तो न्यूट्रॉन स्टार क्या होते हैं, देखिए न्यूट्रॉन स्टार है, इसको थोड़ा मूव कर लेते हैं। ये हमारा पल्सर, ठीक है। देखिए ये है हमारा न्यूट्रॉन स्टार। देखिए चम्मच बराबर हमने क्या लिया हुआ है, एक चम्मच में न्यूट्रॉन स्टार लिया हुआ है। लेकिन अगर आप इसका मास देखेंगे, यानी इसका वजन वगैरह जो है, तो यानी इसका वजन सूर्य से कई करोड़ गुना रहता है ज़्यादा, कई करोड़ या अरब गुना ज़्यादा मास रहता है इसका सूर्य से। हमारे सूर्य पृथ्वी कुछ भी नहीं लगते इसके मास के आगे। एक चम्मच अगर हम न्यूट्रॉन स्टार ले लें तो आप समझ सकते हैं इसका डेंसिटी यानी घनत्व कितने होगा, कितना ज़्यादा, यानी कितने कठिन तरीके से इसको दबाया गया होगा। डेंसिटी इसकी कितनी ज़्यादा होगी, डेंसिटी से आप मतलब समझ सकते हैं, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी इसकी। इसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। और एक चम्मच जो इतना न्यूट्रॉन स्टार है, तो क्या होता है, जितने भी मटेरियल रहते हैं वो एक न्यूट्रॉन में चेंज होते हैं, वो इसमें चले जाते हैं अंदर। तो कोई किसी भी चीज़ का कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती। जैसे कि आपको पता होगा बिग बैंग की पहले जो बताया था कि बिग बैंग में सिर्फ एक बिंदु आकार का था, उसके बाद फूटने के बाद सब कुछ बहुत बड़ा फैल गया। वैसे ये है कि एक संकुचित आकार में बहुत ज़्यादा मटेरियल समेट के रख दिया है, वो भी किस फॉर्म में है, न्यूट्रॉन में, यानी न्यूट्रॉन की फॉर्म में एक आकार में इसको संकुचित करके रख दिया है। तो इसका आकार छोटा रह गया है, लेकिन इसका घनत्व वगैरह बहुत ज़्यादा है और मास भी इसका बहुत ज़्यादा है। तो इसका मास बहुत ज़्यादा रहती है, आप देखना इसका मास। और इस सूर्य का मास है, जो सूर्य का मास यानी लगभग आप जितना भी समझ लो, तो इस सूर्य का मास अगर यानी इसका मास 100 है, तो सूर्य का मास कितना रहेगा, 0.00000 कुछ इस पॉइंट में रहेगा, समझ रहे हो। तो बहुत ज़्यादा मास रहता है, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है। और न्यूट्रॉन स्टार बहुत ज़्यादा वजनदार होते हैं। एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार मतलब एक आप सौरमंडल, कई गुना सौरमंडल लग जाएंगे इसके। तो न्यूट्रॉन स्टार समझ गए। अगर ये न्यूट्रॉन स्टार है जो तेज़ी से घूमने लगे, अगर ये न्यूट्रॉन स्टार एक एक्सिस बना लो, अगर आप यहाँ से एक एक्सिस ऐसा बन गया और यहीं पे घूमने लगे, इसके चारों तरफ क्या हो जाएगी, एक रेडियो तरंगें घूमने लगेंगे, इसके रेडियो तरंगों का निर्माण होगा। अगर ये अपने एक्सिस पे घूमने लगे तो न्यूट्रॉन तरंग रेडियो तरंगें क्या होंगी, उत्सर्जित होंगी। तो इसको क्या, घूमते हुए तारे को क्या बोलते हैं, पल्सर। आपको पता है पल्सर तेज चलती है, इसलिए जब न्यूट्रॉन स्टार घूमने लगता है तो उसको पल्सर बोलते हैं। और ये कितना घूमता है, 76 राउंड पर सेकंड की रफ्तार से घूमता है, नहीं एक सेकंड में लगभग 76 राउंड लगा लेता है, तो उसको पल्सर बोलने लगते हैं। ठीक है। अब ब्लैक होल, ठीक है, मैंने वो जो आपको बताया था 1.4 ms, उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लो आपके, उसको उसकी वो वैल्यू वगैरह किसने दी है। हाँ देखिए न्यूट्रॉन स्टार की इमेज है, ये पहले क्या होगा प्रकार से, ये एक न्यूट्रॉन स्टार होगा, पहले तो न्यूट्रॉन स्टार होगा, फिर बाद में क्या हुआ, ये घूमने लगेगा बहुत तेज़ी से, ये उसका एक्सेस समझ लो आप, घूमने लगेगा तो ये रेडियो वेव्स छोड़ने लगेगा, रेडियो वेव्स छोड़ने लगेगा, तो इसको न्यूट्रॉन स्टार बोलेंगे, न्यूट्रॉन स्टार नहीं सॉरी पल्सर बोलेंगे। पल्सर जो रहता है वो न्यूट्रॉन स्टार ही रहता है, लेकिन वो क्या करता है, तेज़ी से घूमने लगता है। अब हमें पढ़ना है ब्लैक होल। ब्लैक होल, इसके क्वेश्चन भी हम लगाएंगे अलग से, इसको बोलते हैं कृष्ण छिद्र। ठीक है, ये दिया था जो भारतीय मूल के थे, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक, यानी भारत के माता पिता थे, लेकिन नागरिकता कहाँ की थी, अमेरिका की। भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक कौन थे, सुब्रमण्यम, ऐसा कुछ है, सुब्रमण्यम नाम भी अच्छा है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। अब सरनेम याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सरनेम। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने एक सीमा दी, यानी एक लिमिट दी
कि अगर इस लिमिट की 1.4 ms लिमिट थी वो, अगर इसके नीचे हुआ तो क्या होगा, वो सफ़ेद दानों में चेंज होगा, श्वेत दानों के बाद को क्या काला दानों में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर इससे ऊपर ज़्यादा हुआ 1.4 ms से ज़्यादा हुआ तो उसमें क्या होगा, सुपरनोवा एक विस्फोट होगा। विस्फोट के बाद अगर उसका मास ज़्यादा हुआ 1.4 ms से तो वो न्यूट्रॉन स्टार में चेंज होगा। अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो वो किस में चेंज हो जाएगा, ब्लैक होल में चेंज हो जाएगा। ठीक, ये बताया था किसने, चंद्रशेखर ने। और जो 1.4 ms थी इसको इन्होंने क्या कहा, इसको कहा इन्होंने चंद्रशेखर सीमा, क्योंकि इनका सरनेम क्या था, चंद्रशेखर, इसको नाम दे दिया इन्होंने 1.4 ms को चंद्रशेखर सीमा। यानी इस सीमा के बाद जो हुआ, अगर बाद में हुआ चंद्रशेखर सीमा से ज़्यादा किसी का मास, किसी स्टार का मास हुआ तो उसमें क्या होगा, सुपरनोवा, यानी एक बहुत भीषण विस्फोट होगा। या इससे कम हुआ तो वो उसमें विस्फोट ना होकर क्या होगा, श्वेत दानव में बनेगा यानी स्टार, उसके बाद हो जाएगा वो काला दानव। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो उसमें क्या होगा, विस्फोट होगा। विस्फोट के बाद या तो वो पल्सर बन जाएगा, पल्सर या न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा हुआ तो उसमें चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, ब्लैक होल बन जाएगा। ठीक है, ब्लैक होल का आपको पता होगा कि सब कुछ अंदर ले लेता है। तो अभी एक नासा ने एक इमेज जारी की थी, उसमें उन्होंने क्या बताया था कि ब्लैक होल की फर्स्ट इमेज, यानी अभी तक ब्लैक होल की इमेज नहीं ली गई थी, लेकिन ब्लैक होल की इमेज ली उन्होंने। अभी मैंने वो इमेज डाउनलोड नहीं कर पाई है, तो वो आप इमेज मैं बाद में दिखा दूँगा। सबसे पहली इमेज है ब्लैक होल की, वो अभी ली गई है। और ये तो हमने बताया कि आपको यानी ऐसी बनाई हुई है, डुप्लीकेट इमेज है, लेकिन कुछ मिलता जुलता है, ऐसे ही रहता है कि वो प्रकाश को भी अपने आस पास नहीं घूमने देता, उसको भी निकल जाता है, वापस नहीं आने देता प्रकाश को भी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आगे हम अलग से बात करेंगे। और तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा पहला वीडियो है, मैंने यूट्यूब से जो अपना यानी लैपटॉप से बनाया है, तो गुरुकुल क्लासेस सागर नाम से मेरी आईडी है, इसको पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ाऊँगा और बहुत ही शानदार पढ़ाऊँगा। मैंने अच्छे से नोट्स बनाए हैं। मैंने क्या किया है, तो इंटरनेट से मैंने देखा हुआ है, मुझे जो अच्छा बुक में नहीं मिला, मैं इंटरनेट से बुक्स पढ़ी हुई हैं बहुत सारी। इसकी ज्योग्राफी के लिए NCERT पढ़ी हुई है, आकार के नोट्स पढ़े हुए हैं और क्वार्टरली के नोट्स पढ़े हुए हैं। तो सबका मिला जुला एक नोट्स बनाया मैंने, तो वो नोट्स मैं अलग से बना के रखे हूँ। तो आप बता देना अगर आपको चाहिए, तो मैं आपको फ़ोटो खींच के वो नोट्स अवेलेबल करवा दूँगा, तो वो आप कॉपी कर लेना एक प्रकार से, नहीं तो प्रिंट आउट निकलवा लेना उसका, अच्छे से PDF बना के डाल दूँगा, तो देख लेना आप जो भी हो। और थोड़ी मैं 1-2 फ़ोटो आपको दिखा दूँगा उसका। फिर आगे हम नेबुला और अरोरा वगैरह जो पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से डीप स्टडी करेंगे उसके बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप, मेरे सब्सक्राइबर लगभग अभी बहुत ही कम है, तो सब्सक्राइब करके थोड़ा मोटिवेट कीजिए, क्योंकि अच्छे से वीडियो बना पाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो फिर